नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है सुरेश। उत्तर प्रदेश के निवासी, लेकिन नौकरी करते थे उत्तराखंड में एक फैक्ट्री में। और उनके पास में एक बाइक थी जो जिससे अपना आप काम धाम पर आते थे जाते थे। वैसे कोई बड़े घर का नहीं थे, उनके परिवार जो था सब उन पर आश्रित था। छोटा ही परिवार था, लेकिन कमाने वाला सिर्फ सुरेश थे। पिता थे ना, वो एक्सीडेंट में घायल हुए थे और तब से अब घर में बैठे हुए थे। जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे अब वो भी कमाई धमाई बंद हो चुकी थी और उल्टा दवा दारू का पैसा उन पर खर्च हो रहा था। इस वजह से जो सुरेश थे ना, बड़ा टेंशन में रहा करते थे। जो भी सैलरी मिलती थी पैसा तो बचता ही नहीं था, पूरा का पूरा पैसा उठाते थे। बस वो पेट्रोल का और अपना घर का खर्चा जो छोटा मोटा होता था उसी के लिए पैसे रखते थे, बाकी सारा पैसा अपने घर पर भेज देते थे। बड़ी टेंशन में उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनके पिता का सुधार होने लगा, लेकिन पैसे का खपत अभी भी वैसी की वैसी थी। अपने लिए तो कुछ कपड़ा भी लेना चाहते थे ना, तो सोचते रहते थे कि मैं लूँगा फिर पैसा कम हो जाएगा। ऐसी उनकी हालत हो गई थी। ये जो 3 महीना इनके साथ में जो बिता था, गुजरा था, बड़ा ही कष्टदायी था। लेकिन 3 महीने के बाद में अभी भी उनकी माली हालत सुधरी नहीं थी। घर में जो पैसा कौड़ी था तो वो तो देना ही पड़ता था, और इनका जो भी इनकम था बंधी बंधाई थी। फिक्स टाइम को सैलरी मिलती थी, उसी में अपने बाइक का तेल भी भरना था, घर का किराया भी देना था और खर्च भी करना था खाने पीने पर। इन पर भी कोई विशेष खर्चा नहीं था। हाँ, एक खर्चा ज़रूर था इनका। 15 दिन पर, महीना दिन पर कभी न कभी अपना गम भुलाने के लिए, हरासमेंट मिटाने के लिए दारू का इस्तेमाल करते थे, पीते थे अकेले ही। किसी के साथ में अब शेयर भी नहीं करते थे। चुपचाप ठेके से अपना दारू लाते और अपने घर में अब अच्छी तरह से पैक होकर के बाहर को हवा भी नहीं लगने देते थे कि अंदर क्या हो रहा है। आराम से पीते, खाना खाते और सो जाते। मतलब अपने आप को रिचार्ज करते थे। 15 दिन पर, महीना दिन पर जब उनके पास में पैसा होता था, यही एक सबसे बड़ी कमी थी। हाँ, और कोई गलत नशा इनके पास में था ही नहीं। बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी कुछ भी नहीं था। और लड़की का शौक तो बिल्कुल नहीं था इनके पास में। लड़की अभी भी इनके पास में कोई दोस्त नहीं थी। और इनकी अभी जो माली हालत थी ना, अभी अफोर्ड कर नहीं सकते थे किसी से दोस्ती करना। और वैसे भी इनकी शक्ल सूरत ना जाने कैसी थी कि कोई लड़की इनको लाइन देती ही नहीं थी। और अपने काम में, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। ड्यूटी आना जाना, बस यही तक। और फिर अपने घर में खाना बनाना और सुबह फिर अपने काम पर। मतलब दुनियादारी ऐसे ही चल रही थी, नीरस सा जीवन। 15 दिन पर, महीना में बस एक बार वो दारू ले आते, रिचार्ज हो जाते और फिर उसी से ज़िंदगी चलती रहती थी। कहते थे कि मन में जो हरासमेंट होता था, थकावट होता था, एक तो शारीरिक होता था, एक मन का। तो मन का जो हरासमेंट है ना, वो दारू जब पी लेता था और अच्छी भली नींद लेता था ना, तो सब थकान, मन की थकान दूर हो जाती थी। खैर, इनकी ज़िंदगी इसी ढर्रे पे चल रही थी। अब वैसे ही एक शाम को जब उनके पास में पैसा होता है और जब वो ठेके के पास में जाते हैं, तो थोड़ा अब वहाँ पर रश टाइम था, फैक्ट्री का छुट्टी हुई थी। अपने बाइक साइड में खड़ा होकर के और वो भी ठेके की लाइन में लग जाते हैं। जब उनकी बारी आती है ना, तो भीड़ कम हो चुका था। और तभी एक काला कपड़ाधारी एक व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, उनके पास में आता है और एक बंधा हुआ पैसा देता है, 50 रुपये सुरेश को देता है कि बेटा एक मेरे लिए बोतल ले लेना और जो बाकी पैसा है तू मिला देना। सुरेश उसको देखते रह गए और कहने लगे, बाबा मेरे पास में अब जिस वेशभूषा में था तो बाबा ही लगता था। वो समझे कोई साधु संत है, लेकिन साधु संत दारू वारू थोड़ी पीते। लेकिन शक्ल सूरत जैसी थी, कपड़ा लत्ता था, देख करके उनको लगा कि ऐसे ही है। तो कहते हैं, बाबा मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, जो है
मेरा ही इसमें कोटा पूरा हो सकता है। अपना बोतल ले लिए और 50 रुपये बाबा को लौटाने लगे। बाबा उनसे जीत बहस करने लगा। कहने लगा कि नहीं, अगर तुझे लेना नहीं था तो पैसा क्यों पकड़ा, पैसा क्यों पकड़ा, अब तो तुझे देना ही पड़ेगा, चाहे अपना बोतल दे या खरीद कर दे। सुरेश जी उसे उलझ गए थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबा मेरे पास में पैसे नहीं है फालतू, मेरे पास में होता था ज़रूर मैं आपको मदद करता, बोतल आपको ज़रूर दिला देता, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास में। आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे अपना घर भी जाना है, मुझे अपना खाना बनाना है, मैं वर्किंग हूँ, और देखिए मेरे पास में बहस का टाइम नहीं है, और ना मैं किसी से बहस करता हूँ। पैसा लौटा देते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा पकड़ता है, अब मन ही मन बुदबुदाता रहता है, जैसे कोई मंत्र का जाप कर रहा हो, कुछ श्राप देने की कोशिश कर रहा हो, वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें करके और सुरेश जी को घूरता था। सुरेश जी अब उसका जो वेशभूषा था ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहने लगे कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास में अभी नहीं है और मुझे माफ़ कर ली, कभी जब सैलरी मिलेगी तो कभी आना, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी तरफ से आपको एक बोतल गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो शांत नहीं होता है, वैसे ही बुदबुदाता रहता है, जैसे श्राप दे रहा हो, कोई जादू मंत्र कर रहा हो सुरेश जी पर। सुरेश जी इसका परवाह नहीं करते, कभी भूत प्रेत से वास्ता पड़ा नहीं था, तंत्र मंत्र में उलझे नहीं थे। उनको लगा कि डराने का काम कर रहा है, ताकि मैं डर जाऊं और अपनी जो बोतल है ना उसके हाथ में पकड़ा दूं, अतः वो शांत हो जाएगा। अब एक तरह से अब ये चीज़ को बिल्कुल देखते हैं और समझते हैं, अरे छोड़ो ना, हमें इसे क्या करना, जो करना करने दो, मैं उससे थोड़ी डरता हूँ। अपनी बाइक उठाते हैं और फिर दारू का बोतल थैले में रखते हैं और फिर अपने घर की तरफ चल देते हैं। जो भी लंबा रास्ता था वो छोटे रास्ते का उपयोग करते थे। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। जब वो शॉर्टकट रास्ता पर जाते हैं ना, जो जंगल के साइड से, अब जंगल तो नहीं बोल सकते, रोड पर झाड़ियाँ थी, और एक जो चौड़ा रास्ता था, जो मेन रास्ता था, थोड़ा लंबा था, घूम करके उनके कॉलोनी में जाता था। तो आदत पड़ी हुई थी हमेशा इसी रास्ते से आना जाना, चाहे रात में हो चाहे दिन हो, क्योंकि ये जल्दी पहुंच जाते थे। और वो जो रास्ता था ना, जब बारिश तगड़ी हो जाती थी, इस रोड पर पानी वानी भर जाता था, और तब वो मेन रोड का रास्ता इस्तेमाल करते थे। ऐसे तो इसी रास्ते को प्रयोग करते रहते थे। जब वो झाड़ियों के पास पहुंचते हैं जहाँ से वो रास्ता कटता था शॉर्टकट कॉलोनी में जाने के लिए, उधर साइड से एक लड़की आ रही थी, एक तरफ से दौड़ती हुई, दूसरी साइड से अपोजिट साइड से आ रही थी इनकी तरफ में, और इनके बाइक के सामने आकर के खड़ी हो गई। देखने में जवान खूबसूरत लड़की, और कहती है कि आप ये काम करो, इस रास्ते से नहीं, मुझे भी जाना है कॉलोनी में, लेकिन आगे रास्ता है ना खराब हुआ पड़ा है, मैं तो उस रास्ते से लौट के आ गई हूँ। अब सुरेश जी कहते हैं कि कैसे रास्ता खराब हो गया, सुबह तो मैं आया हूँ। और तब वो लड़की कहती है कि जो नाला है ना, वो नाला टूट गया है, पूरा रास्ते में पानी भरा हुआ है। अब वाकई में वो निचला एरिया था, तो ऐसा होना, ऐसा कुछ नहीं, ये था कि ये भी हो सकता है जो लड़की बोल रही है सच भी हो सकता है, एक नाला भी था, पास से गुजर रहा था। सुरेश जी उसके कहना मान लेते हैं और कहते हैं कि आप इसी कॉलोनी में रहती हैं। और तब लड़की कहती हाँ, मैं भी इसी कॉलोनी में रहती हूँ, मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, तो मेरे पास में कोई साधन नहीं है, तो मैं पैदल ही आती जाती हूँ, ये वाला फैक्ट्री है बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो दिखाती भी है, और बाकी में वहाँ पर एक फैक्ट्री भी था, उसमें लड़कियाँ भी काम करती थी। सुरेश जी की कोई हैरानी नहीं होती, ना कोई परेशानी होती है। कहते हैं ठीक है, आइए बैठ जाइए, मैं इस रास्ते से निकल के जाता हूँ। उस लड़की को बैठा करके, और लड़की जो थी ना बहुत ही बातूनी थी, मतलब थोड़ी ही देर के सफ़र में सुरेश जी का जो भी अता पता ठिकाना, क्या करते हो नहीं करते हो, सब कुछ उसने उगलवा लिया था। और सुरेश जी भी उससे पूछना चाहा तो वो मोटी मोटी बातें बता रही थी। एक तरह से जब अपने कॉलोनी के अब इलाके में पहुंचते हैं, तब वो लड़की से कहते हैं कि अब आपको जाना कहाँ है, मेरा तो ये रास्ता है, इसी गली में मेरा घर है, आप देख लो, अगर इस गली में तो मेरे साथ पे चलो, और नहीं तो अपना रास्ता अलग कर लो, आप तो कॉलोनी में पहुंच गई ना। तब लड़की कहती हाँ हाँ, मैं अपने कॉलोनी में पहुंच गई हूँ, आप अपने घर चली जाइए। ये बातचीत बस वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लड़की बाइक से उतरती है और फिर दूसरी गली में जाती हुई दिखती है, और सुरेश जी थोड़ी देर तक देखते हैं कि कौन सी घर की है। अब एक तरह से लड़की थी, जवान थी, आकर्षित उनको कर रही थी, कभी लड़की से दोस्ती नहीं हुआ, तो मन ही मन अब एक तरह से दोस्ती करने के इच्छुक थे, लेकिन आज इतना मौका मैं नहीं मिला था।
फिर मन मार करके अपने गली में लौट आते हैं। अपना जो अब वो काम है घर में खाना बनाना, उसके खाना बनाने के बाद अब ड्रिंक करते हैं और आराम से अपना सो जाते हैं। अगली सुबह वही काम धाम। शाम को जब लौटते हैं ना, तो जब अंधेरा हो जाता है तो उसी जगह पर जहाँ पर पहली बार लड़की मिली थी, मतलब शॉर्टकट रास्ते वाले से, जहाँ पर नाला टूटा हुआ था, और वो सुबह में जब आते हैं ना तो वाकई में उस नाले के पास पहुँचते हैं तो वाकई नाला फूटा हुआ था, वहाँ पर पानी था। तो फिर वो बाइक घुमा करके दूसरी साइड से, जो मेन रास्ता से आए थे रात को, उसी रास्ता से आते हैं और शाम को सोचते हैं कि अब ये नाला का पानी तो सूख गया होगा, चलो अब शॉर्टकट से निकलते हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, ये थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है। वो लड़की जैसे उनका इंतज़ार कर रही थी, उसी जगह पर बैठी हुई थी। अब जैसे ही सुरेश जी जाते हैं, उठ के खड़ी हो जाती है और कहती कि मैं जानती थी कि आप आने वाले हो, इसीलिए मैं पैदल नहीं गई। मैं सोचा कि आपकी इंतज़ार कर लेती हूँ, शायद आपका यही टाइम है। मैं सही किया ना? सुरेश जी उस लड़की को देख के मन ही मन खुश हो जाते हैं। अरे मैं तो इसी के चाहत कर रहा था, कल इसके बारे में मैं रात भर सोचता रहा, क्या ये मेरी दोस्त बन सकती है? मन ही मन अपने आप से सवाल जवाब कर रहे हैं। लड़की मुस्कुराती है, कहने लगी, अरे बिठाना है तो बिठाओ ना, तो मैं पैदल चली जाऊंगी। और तब सुरेश जी कहते हैं, अरे नहीं, बाइक आपकी है, बैठिए तो सही। बैठ जाते हैं और तब अब एक तरह से प्रेम का शुरुआत होता है, बातचीत होती है, दोस्ती होती है। और फिर उस जगह पर पहुंचाते हैं जब कल रात को उतारते हैं और कहते हैं कि मैं आपको घर तक छोड़ दूं। कहाँ तक घर आए? और तब लड़की कहती कि नहीं, मैं चली जाऊंगी, अब आपको खाना भी बनाना है, लेट होगा, जाइए अपना अपना काम कीजिए, मैं आपके घर जानती हूँ, मैं आपको घर का देखा है। और तब सुरेश जी चौंक के कहते हैं कि आपने कब देखा? और तब कहने लगे कि मैं कॉलोनी में आज से थोड़ी हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, कौन लड़का कौन सा घर में रहता है मुझे अच्छी तरह से पता है, और तुम तो बड़ा हैंडसम लड़के हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना जानूं। अब एक तरह से दोस्ती का शुरुआत हो चुकी थी। और तब सुरेश जी कहते हैं कि ठीक है, जब आपने घर देखा है तो कभी हमारे घर पे पधारिए। और तब लड़की कहने लगी, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगी और ज़रूर आपके पास में आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे अपने घर जाना है। लड़की चली जाती है। सुरेश जी मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं, अब दोस्ती से प्रेम का शुरुआत हो चुका था। धीरे धीरे लग रहा था कि लड़की उनके करीब में आ जाएगी। जो ज़िंदगी उनकी निरस भरी हुई थी, जिनकी अब कोई खुशहाली नहीं थी, उधर पापा का इलाज चल रहा था, पैसा सब कुछ खर्च हो रहा था, एक तरह से अब ऐसी उनकी निरस ज़िंदगी कभी होगी नहीं जैसा अपने आप को सोच रहे थे। लेकिन इस लड़की के आने के बाद उनकी नीरस ज़िंदगी में एक बहार सा आ जाता है, खुश हो जाते हैं, जितना में हैं उतने में खुश रहते हैं। लड़की के आने से ये प्रभाव हुआ, अपना घर में गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाते हैं। और फिर हर रोज़ तो पीते नहीं थे, वो तो हफ्ता 15 दिन महीने में जब उनका पॉकेट अलाउ करता था तब वो ड्रिंक करते थे, चुपचाप किसी दोस्तों के पास नहीं जाते थे। खाना बनाते हैं, खाना वाना खा करके आराम से सो जाते हैं। रात को 12:30 बजे के आसपास अब दरवाजे पर अब जैसे दस्तक सुनाई पड़ता है, खट 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 खट, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है। उनको लगा कि कोई पड़ोसी होगा, लेकिन पड़ोसी उनके पास में क्यों आएगा भाई, बाइक तो मैं साइड में कर रखा हूँ, पड़ोसी के पास में कार था, और वो हमेशा जब वो थोड़ा सा इधर उधर रखते थे ना तो कार उसकी निकल नहीं पाती थी, तो इसलिए उनको जगाता था कि भाई बाइक अपना थोड़ा सीधी कर ले। तब उनको लगा कि शायद वही पड़ोसी है, लेट नाइट आया होगा, और बाइक तो मैं सीधा खड़ा रखा हूँ, अब कैसे पता नहीं टेढ़ा हो गया। जाते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, एक हवा का झोंका उनके कमरे में आता है, एक खुशबू से भर जाता है कमरा। और जब सामने देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। वही लड़की, उनकी दोस्त, वो खड़ी है, मुस्कुरा रही है। अब ये सुरेश जी है ना, देखते रह जाते हैं, जैसे सपने में हैं, ड्रीम देख रहे हो, कहीं सपना टूट ना जाए, इसलिए मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। अपनी आंखें मलकाते रहते हैं और लड़की उनकी यादा देख करके हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। तब कहती है, मुझे घर में आने नहीं दोगे क्या, बाहर से भगा दोगे? तब सुरेश जी की तंद्रा टूटती है और कहती हैं, आप इस वक्त में, कोई देखा तो नहीं आते हुए? और तब लड़की कहती है, नहीं नहीं, सब तो सोए हुए हैं,
मैं सबकी नज़र बचा के आई हूँ। क्या मैं यहीं खड़ा होकर बात करूँ या अंदर हम चलें? सुरेश जी होश में आते हैं। हाफिज अंदर लड़की करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लड़की मुस्कुरा के कहती है, इरादा क्या है तुम्हारा? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? कम से कम मेरे से पूछ तो लेता। मुस्कुराते हुए सुरेश जी अब जेब से गए थे। कहने लगे, नहीं नहीं, मैं इसलिए दरवाज़ा बंद किया कि कोई पड़ोसी उड़ोसी आते जाते देख न ले। आप समझ रहे हैं ना, मेरे मन में ऐसा कोई खोट नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। लड़की को स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, पानी देते हैं। लड़की कहती, नहीं नहीं, मुझे प्यास भी नहीं है। आप कहते हैं कि खाना तो है नहीं, तो बताइए मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह बना दूँ। लड़की मना कर देती कि नहीं, बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी, सोचा कि चलो चलते हैं तुम्हारे घर पर, तुमसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। अब इस तरह से दोस्ती की शुरुआत प्यार में बदलने लगता है। दोनों लोग पास में बैठे हुए, अब शरीर एक दूसरे को छू रहा है। और जहाँ पेट्रोल और आग बराबर में हो तो चिंगारी तो भड़की जाती है। वैसे ही उस रात में भी होता है। दोनों अब प्रेम में अपना मगन हैं। जब अब एक तरह से जब सुरेश को लगता है कि अब रात तो अब ख़त्म हो चुकी है, सुबह होने वाला है, लड़की को भी यही अंदेशा होता है। तब लड़की अपने कपड़े लत्ते सही करती है। कहती है, सुरेश अब चलना चाहिए, नहीं तो कोई तुम्हारा पड़ोसी जाग जाएगा। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना मेरे लिए भी अच्छा होगा। सुरेश तो यही चाहते थे कि ये लड़की रुके रहे, जाए ना, मैं इसे प्यार करता रहूं, ऐसा कि ये चलता ही रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सुबह होने वाली थी, उनको भी डर था ये कोई अड़सोई पड़ोसी देख लिया तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मकान मालिक तक बात पहुंच जाएगी, फिर अब मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लड़की चली जाती है। कहती है कि मैं आऊँगी, तुम ऐसा करना, दरवाज़ा खोल के सोना। अब एक तरह से सुरेश जी बड़ा खुश हो गए कि लड़की तो उनके अब झोली में आके गिर गई। अब जो दोस्ती थी कब प्यार में बदल गई और कब उनके घर में पहुंच गई। अब तो पत्नी पति वाला रिश्ता अब उनके साथ स्टार्ट हो चुका था। बड़े खुश थे। दिन रात अपना वही अब फैक्ट्री जाते और शाम के टाइम में उस लड़की को वहाँ से बिठाते बाइक पर, उस जगह छोड़ देते। और फिर लड़की कहती कि हाँ, दरवाज़ा खोल के रखना, रात में आऊँगी। हर रोज़ रात को लड़की उनके कमरे में आती थी और किसी को अड़ोसी पड़ोसी में शक भी नहीं होता था कि यहाँ पर कोई लड़की रात में सुरेश के कमरे में गई है। सुबह होने से पहले लड़की निकल जाती थी और फिर दरवाज़ा बंद करके सुरेश जी सो जाते थे और सुबह 8 बजे उठते थे, तब तक उनकी नींद पूरी हो जाती थी और फिर नहा धो करके सीधा अपना अब काम पर निकल जाते थे। ऐसे ही पूरा 1 महीने के आसपास अब ये बात को हो चुका था। सुरेश जी बड़ा खुश थे, वो लड़की जो थी वो भी खुश थी। जब शाम को लड़की को अब जो वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की जब ऑफिस से आ रहे होंगे, तब वो अपना बाइक रोक देते हैं कि लड़की दिखाई नहीं देती है। अब एक तरह से प्रेम हो चुका था। अब तो लड़की रात में घर में आती थी, जो चाहिए उनको सब कुछ अब घर में आकर के शादी वाला अब सिस्टम हो चुका था, जैसे शादी हो चुकी है। लड़की इनकी पत्नी है, वो भी उन पर हक जताती थी, ये भी हक जताते थे। और वहाँ बाइक खड़ा होकर के उस लड़की का इंतज़ार करने लगे। 7 बज गया, 8 बज गया और जो लोग आ रहे थे कोई पहचानता था सुरेश को। अरे सुरेश, तुम यहाँ किसकी इंतज़ार कर रहे हो? लोग टोकते थे, बहाना बना लेते थे कि कोई दोस्त आ रहा है, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन रात के 9 बज चुका था, वो लड़की ना तो आई ना उनको नजर आई। अतः निराशा में भरे हुए अपने घर लौट आते हैं। उसी लड़की के बारे में रात भर सोचते रहते हैं, लेकिन लड़की रात में भी उनके दरवाजे पर नहीं आती। दरवाज़ा खोल कर रखते हैं कि भूले भटके लड़की कहीं आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह जब आँख खुलती है तो दरवाज़ा ऐसे ही था जैसे उन्होंने छोड़ा था, मतलब लड़की आई नहीं। ऐसा उनके साथ में 10 दिन तक होता है। उस लड़की में इतना प्यार में पागल हो चुके थे ना, उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। कई बार उन्होंने ऑफिस से छुट्टी किया कि इस घर में लड़की रहती थी उनकी कॉलोनी में। अब हुलिया बताते थे कि ऐसी कोई लड़की आपके घर में रहती है। जो भी मकान मालिक थे पूछते थे, सब मना कर देते थे कि नहीं भाई, ऐसी लड़की को हमने आज तक अब देखा नहीं है अपने एरिया में। अब एक तरह से निराशा हो चुके थे।
मन शांत नहीं था, अशांत था हमेशा। उसी लड़की में अब उनका रिश्ता बना हुआ था, प्रेम जो किए थे। हाँ, लड़की अचानक से गायब हो गई ना, तो चिंता का विषय तो था ही। काम में मन नहीं लगता था, और उधर पैसे भी भेजने थे घर पर। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा घर पर कैसे भेजेंगे, चिंतित थे। 10 दिन बीत जाता है, लड़की का कोई सुराग मिलता नहीं है। एक रात सोते हुए वो दारू पीते हैं, आज सो जाते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। अब एक तरह से उछल जाते हैं, कौन हो सकता है, कहीं वो बाइक कार वाला तो नहीं है। लेकिन जब जाके खोलते हैं ना, तो वही लड़की दरवाजे पर दिखाई देती है। लेकिन आज उसका चेहरा हंसता हुआ नहीं है। दारू पिए हुए थे लेकिन होशो हवास में थे। लड़की का स्वागत करते हैं, चिंता करती है, अरे कहाँ थी आप, कहाँ थी आप। दरवाज़ा बंद करते हैं। तब वो लड़की उनके पास में आके बैठती है। लेकिन आज हंसी मजाक नहीं चल रहा है। उसमें चंचलता नहीं थी जो पहले थी, हंसमुख थी, बात बात पर हंसती थी, मुस्कुराती थी, बिल्कुल शांत थी। वजह पूछने लगे, सुरेश जी वजह पूछने लगे, अरे बताओ तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी ने तुम्हें छेड़ा है, कोई काम में दिक्कत परेशानी आई है तो भी बताओ। सबका समस्या का समाधान है, हो सकता है, लेकिन बात करो तब ना। लेकिन लड़की बस उनकी तरफ देख रही थी, फिर नजरें झुका लेती थी। बड़ा परेशान हो गए। नशा जो था ना, सब कुछ उतर चुका था। तब वो कहने लगे, आप बताओगे नहीं तो मैं आपकी समस्या का समाधान कैसे करूंगा, आपके अंदर में क्या चल रहा है मैं भला कैसे जानूंगा। लड़की को जब देखते थे तो वो नजरें झुकाए जमीन की तरफ देखती थी। कई बार उसको रिक्वेस्ट किए कि कम से कम मेरी तरफ तो देखो। जब आखिरी बार उसका थोड़ी ऊपर करते हैं तो उसकी आंखों में आंसू दिखता है। सुरेश जी का कलेजा फट जाता है। अरे कहते हैं, तो अब मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें रोने की आवश्यकता है, क्या तुम्हें चाहिए, पैसे की दिक्कत है, कोई और परेशानी है, कोई तुम्हारे साथ में छेड़ाखानी कर रहा है तो भी बताओ ना। लड़की कहती है, पहली बार इतना टाइम सब कुछ बात करते हुए बोल नहीं रही थी, लेकिन जब ये सुरेश जी अब जब बोलते हैं तब लड़की रोते हुए कहती है कि नहीं सुरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ में ना कोई पैसे की परेशानी है, ना कोई दिक्कत है, ना मुझे कोई छेड़ा है, ना कोई काम में कमी है। तब सुरेश जी आश्चर्य में पड़ गए, फिर क्या समस्या है। समस्या तो मेरे साथ में है। अब देखो, मैं इकलौता कमाने वाला हूँ, हर महीने मुझे घर पर पैसा भेजना होता है, और यहाँ पर किराया, ऊपर से मेरे घर का खर्चा, पेट्रोल, तुम तो देखती ही हो। लेकिन मैं कैसे इंसान हूँ, सबको अपना कंट्रोल करके चल रहा हूँ। देखो, मैंने कभी तुमसे बोला नहीं, बोला ना, नहीं बताया ना, सब अपने दिल में सब कुछ रखा है। तब लड़की कहती कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास में क्या है नहीं है मुझे अच्छी तरह से पता है। तब पूछने लगी, जब सब कुछ पता है तो तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है, उदास क्यों हो, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है। तब लड़की कहती कि छोड़ो, तुम समझ नहीं पाओगे, मैं तुमसे बस मिलने के लिए आई थी, और आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। हमारा मिलना जुलना सब इतने दिनों का था। सुरेश जब सुनते हैं ना, अब लड़की की तरफ देखते हैं, क्या कह रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई, मैंने आपको परेशान किया, अगर है तो मुझे सज़ा दो ना, मैं इसके लिए बैठा हूँ ना तुम्हारे पास में, जो गलती है मुझे बताओ, मैं अपना गलती सुधारूंगा। तब वो लड़की कहती, नहीं सुरेश, तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, तुम भला गलती कैसे करोगे, नहीं नहीं, तुम ऐसे इंसान ही नहीं हो, मैं तो तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन सुरेश मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं चाह करके भी अब तुमसे दोस्ती रख नहीं पाऊंगी, मुझे लौटना होगा, मुझे उसके पास में जाना पड़ेगा, वो मुझे अब आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है। सुरेश जी जब ये बातें सुनती हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है। वो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं और कहते हैं, कौन बुला रहा है, कौन तुम्हें याद कर रहा भाई, मुझसे कोई बड़ा भला कोई चाहने वाला कोई दूसरा पैदा हो गया क्या। तब सुरेश जी कहते हैं, वो लड़की कहती है कि नहीं सुरेश, ऐसी बातें मत बोलो, तुम मुझे बहुत ही प्रेम करते हो, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन ये बात छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों बता के तुम्हें संकट में डालूं, छोड़ो इस बातों को, अब मैं सुनो, अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। सुरेश जी एकदम उस लड़की के व्यवहार से चिंतित हो जाते हैं और कहने लगे, नहीं नहीं, ये दोस्ती मैं छोड़ने के लिए नहीं किया हूँ, मैं आपको जानने नहीं दूंगा,
जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप बताओ तो सही, आपके मन में क्या चल रहा है, कौन है वो जो आपके बुला रहा है। जब कुछ सब कुछ पूछते रहते हैं लेकिन लड़की टाल मटोल करती है। आखिरकार उनके जिद के आगे, सुरेश की जिद के आगे लड़की को झुकना पड़ता है। सुरेश जब कहते हैं कि देखो तुम नहीं बताओगी ना तो अपनी आप सोच सकती है कि मैं तुम्हारे प्यार में क्या नहीं कर सकता, अब तुम समझ जाओ। लड़की इस बात को लेकर खौफ में पड़ जाती, नहीं सुरेश, तुम कोई गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाओगे। वो तो यही चाहता था, वो तो तुझे मारने के लिए मुझे भेजा था। अब सुरेश जी, आप उस लड़की को जो बात सुनते हैं ना, एकदम चौंक के देखने लगती। क्या मतलब, क्या मतलब कहना चाहती हो तुम? किसने तुम्हें भेजा है? लड़की फिर अपनी नज़रें झुका देती है, आंखों से आंसू बहने लगता है। सुरेश जी पूछते हैं कि नहीं नहीं, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर छिपा रखी हो। हाँ, तुम कह रही हो कि वो तो तुम्हें मारने के लिए भेजा था। बाकी में तुम मुझे मारोगी? लो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मारो मुझे, मुझे भी जीने के शौक नहीं है। जब तुम चली जाओगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और ये बोलते बोलते सुरेश जी की आंखों से आंसू निकलने लगा। तब लड़की उनकी आंसू पोंछती है, कहती कि नहीं सुरेश, आपको नहीं रोना है, आप मेरी बात सुनो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सुरेश कहने लगे कि आखिर गलती किसकी है? कौन है वो शख्स जो आपको अब मेरे पास में भेजा था मुझे मारने के लिए? ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं आज तक किसी से तू तड़ाक के भाषा में बात नहीं किया, ना आज तक मेरे ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ, ना रास्ते चलते हुए, ना इस कॉलोनी में, और आज तक ये बाइक जो मैं गली में रखता हूँ ना, कार वाला मुझ पर अब अकड़ के जाता है। मैं चाहूँ तो उसको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं देता नहीं। मैं रात को दरवाज़ा खोलता हूँ और अपने बाइक को सीधा करता हूँ। हालांकि मैं सीधा रखता हूँ, कोई ना कोई ऐसा टेढ़ा कर जाता है। अब मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ। मैं तो बड़ा शांत मैं चाहता हूँ, दूसरों को भी शांत रहना चाहिए जैसे मैं रहता हूँ। कौन हो सकता है मुझे मारने वाला? लड़की अभी भी आंखें नीचे की हुई कहती है कि सुरेश, क्या तुम्हें याद है? सुरेश कहने लगी, हाँ, जब तुम बताओगी तब मुझे याद होगा ना, कौन सी बात है जो मुझे याद दिलाना चाहती हो? हाँ, तब लड़की कहती है, सुरेश याद करो, तुम जो ठेके पे गए थे दारू लेने के लिए। सुरेश याद करने लगे कि हाँ, मैं तो कई बार गया हूँ, महीना में 15 दिन में अब जाता ही हूँ। कहने लगे नहीं नहीं, याद करो, कोई काला वस्त्र पहने हुए साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति आपसे टकराया था, आपसे दारू मांग रहा था, आपने मना कर दिया। सुरेश जी को बिल्कुल याद आ गया था और कहने लगे, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो मुझ पर धौंस जमा रहा था, जैसे कोई मंत्र को पढ़ रहा हो, जैसे मुझे शराब देने की कोशिश कर रहा हो। अगर मेरे पास में पैसे होते एक्स्ट्रा तो मैं उसके लिए दारू खरीद के दे देता, लेकिन मेरे पास में थे ही नहीं उस रोज़। मैं उनसे माफ़ी मांगा कि कभी आप मिलोगे, जब मेरे पास में पैसा होगा तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। लड़की कहने लगी, बस वही शख्स है। वो शख्स अपने मन में गांठ बांध लिया और जो मंत्र पढ़ रहा था ना, वो सब तुम्हारे लिए था। आप सुरेश जी एकदम चौंक गए। क्या मतलब? क्या वो कोई जादूगर था? कोई ऐसा था, कोई ज्ञानी व्यक्ति था जो मुझे श्राप दे रहा था? अतः वो लड़की कहने लगी, हाँ, वो पहुंचा हुआ एक जादूगर ही समझ लो। वो मंत्र का ज्ञाता था, काला जादू जानता है, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा था कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। एक झटके में मैं तुझे मारूं नहीं, मैं तुम्हें ऐसी तड़पाऊं कि तुम भी याद रखो, तड़पन को हमेशा महसूस करो। वो चाहता था। लेकिन मैं जब तुमसे मिली ना, तो मैं समझ गई तुम अब ऐसे इंसान नहीं हो, तुम तो बड़े प्यारे हो। तुम्हारी भाषा और तुम्हारा सब कुछ मैं देख लिया, और तब मुझे लगा कि ना, मैं उसकी कहना नहीं मानूंगी, मैं ये पाप नहीं करूंगी। अब इसके बाद मैं उसको बाईपास करने लगी। वो मुझसे पूछता था कि क्या तुम मुझे तड़पा रही हो, क्या तुम उसको अब वो तड़पन दे रही हो? मैं बोलती थी, झूठ बोलती थी कि हाँ, मैं उसको ऐसा ही कर रही हूँ जैसा आप कह रहे हो। लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे साथ में कभी किया? मैंने तुम्हें कोई कष्ट दिया है? मैंने तुम्हें कोई तड़पाया है? कभी तुम बीमार पड़े हो? नहीं ना, मैं कभी नहीं चाहती थी।
लेकिन अब भेद खुल चुका है। वो जान चुका है कि मैं तुमसे प्यार में उलझ गई हूँ। आयुई उसको बर्दाश्त नहीं है। वो मुझे दंडित कर रहा है और मुझे अपनी दुनिया में भेज रहा है। देखो, बस मैं उससे छिपते छिपाते अब भाग के आई हूँ। अब मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है। सुबह से पहले मुझे अपने जगह पर जाना पड़ेगा, और नहीं तो मुझे वो दंडित करेगा और वो मुझे तड़पाएगा। मैं वो तड़पन को महसूस करती हूँ। मुझे वो सज़ा देगा, और उससे पहले वो सज़ा दे, मैं इस दुनिया से अपनी दुनिया में लौटना ही मुनासिब समझती हूँ। लड़की जब बोलती है ना, सुरेश जी की आंखों से आंसू निकलने लगता है। कहते हैं कि नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक प्रेतात्मा हो। मैं मान ही नहीं सकता। तुम तो मेरे सामने बैठी हो, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, तुम मुझे छू सकती हो। तब लड़की कहती कि हाँ, तुम मुझे महसूस कर रहे हो, हाँ मैं भी तुम्हें महसूस करती हूँ। लेकिन मेरा वक्त आ चुका है। अगर मैं आज अपनी दुनिया में नहीं लौटी ना, तो वो जादूगर या वो तांत्रिक मांत्रिक जो भी है मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे तड़पाएगा। और वो दर्द मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दर्द मैं झेलना नहीं चाहती। मेरे में वो शक्ति अब नहीं रही है। मैं अब लौटना चाहती हूँ। और देखो, तुम भी मुझे भूलने की कोशिश करना। और जाते जाते लड़की एक उपहार देती है, एक अंगूठी देती है, उनके उंगली में पहना देती है। कहती है कि तुम कभी किसी संकट में पड़ो ना, तो इसको याद कर लेना, मेरे चेहरा देख लेना इस अंगूठी में। मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन ये अंगूठी तुम्हारी कोई ना कोई सहायता ऐसा कर देगी, ताकि तुम उस उलझन से, उस जगह से तुम निकल पाओ। और उसके बाद वो लड़की रुकती नहीं है। सुरेश जी रोकते रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर मैं रुक गई ना, तो मैं अब तड़पन में, अब मैं उसके कैद में हो जाऊंगी। अब मैं वो दर्द जानती हूँ, वो दर्द मुझे देता रहता है। अब मैं वो दर्द सह नहीं सकती, मुझे जाना ही होगा। इसके बाद सुरेश जी देखते रह जाते हैं, और वो लड़की निकल जाती है। बार बार मुड़ती है, सुरेश जी को देखती है। दोनों लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई अब एक तरह से बाय भी नहीं कर पा रहा। देखते ही देखते अंधेरे में लड़की गायब हो जाती है। सुरेश जी की अंगूठी आज भी उनकी उंगली में है। आज सही में जब भी किसी कष्ट में पड़ते हैं, तो उनका कष्ट कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। उनको लगता है कि अंगूठी में उस लड़की का शक्ति है। कई बार वो बीमार भी पड़े, और तब लगा कि मामूली से बुखार है, और वो बुखार लंबा ही बढ़ चुका था, टाइफाइड ऐसा हो चुका था। तब अंगूठी को अब मदद मांगते हैं कि देखो मुझे सही कर दो। अब वाकई में अगले दिन टेस्ट होता है तो टाइफाइड नहीं निकलता। इस तरह से कभी भी कर्जे में पड़ गए, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ऐसा वो करते थे कि काश मुझे अभी चीज़ों से दूर होना पड़े, मुझे कर्जे में नहीं पड़ना, उसका कर्जा मैं कैसे वापस करूँगा। तो कर्जा भी अब वो पूरा कर सकते थे। उनको कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल जाता था, कोई आके पैसा दे देता था, और पैसा कर्जे में चुकाते देते। मतलब कहने का, जब से वो अंगूठी दे के गई, तब से इनके साथ में कोई भी ऐसा, अब ऐसा काम जो रुका हुआ था वो बिल्कुल रुका नहीं रहता था। कोई ना कोई अब रास्ता उसके लिए निकल जाता था। और लगता था सुरेश जी की अंगूठी में उसका आत्मा का वास है। अंगूठी आज भी उनकी अंगुली में है, लेकिन वो अंगूठी को ना उतारते हैं ना कहीं रखते हैं। अंगूठी हमेशा अपने उंगली में पहन के रखते हैं, और जैसे उनकी पत्नी हो, जब सोते हैं ना तो उंगली में अपने सीने पर दबा के सोते हैं, जैसे वही लड़की उनके सीने से लिपटी हुई हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।